नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, घटनाक्रम हैं, जब बुलडोज़र चला और उसके बाद उस तरह के अपराध या तो होने बंद हो गए या मिनिमम हो गए। और उत्तर प्रदेश से जो अभियान शुरू हुआ, जो रास्ता योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखाया, उस पर उसके बाद कई दूसरे राज्यों ने भी अमल किया और वो फलीभूत भी होता हुआ दिखाई दिया। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हमने राजस्थान में भी देखा है, दिल्ली में तो होता रहा, लेकिन दूसरे तरीके से। लेकिन जो कुछ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ और तुषार मेहता साहब ने जो सवाल खड़ा किया कि जिनके घर गिरे हैं, उनमें से तो कोई नहीं आया याचिका लेकर के, या उनमें से तो कोई किसी भी लेवल की कोर्ट में नहीं गया। अब ये जो याचिका लेकर के आए हैं, इनका तो सीधा उससे कोई लेना-देना भी नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, पूरे देश के लिए बनाएगी, ये भी अपने आप में क्वेश्चनेबल इसलिए है कि व्यवस्था बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है। व्यवस्थाएँ बनाने का काम तो सरकारों का है, चुनी हुई सरकारों का है। वो अगर असंवैधानिक हैं, वो अगर गैर कानूनी हैं, तब जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो सवाल खड़े कर सकती है या सरकारों से, व्यवस्थाओं से कह सकती है कि इसमें आप सुधार करिए। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं और लोग सीधे पूछ रहे हैं कि क्या बाबा का बुलडोज़र अब बंद हो जाएगा? तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी और थोड़ी देर में जुड़ जाएँगे वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है आज? देखिए ओमकार सर, सबसे पहली बात कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मेरे बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। मुझे उम्मीद थी। देखिए अभी जब से मध्य प्रदेश में और अयोध्या में, देखिए इसके पहले इतना उफान नहीं मार रहा था लोगों के सीने में, लेकिन 2 बुलडोज़र जो चले स्पेशली मध्य प्रदेश में और अयोध्या वाले प्रकरण को लेकर के, चूँकि करोड़ों का कारोबार समाप्त हो गया ना, तो अब आप समझिए ऐसे लोग जिनका करोड़ों-करोड़ों का कारोबार समाप्त हो रहा है, वो वकील को कुछ लाख तो दे ही सकते हैं ना। और ये आवश्यक था कि वो लोग इस पे आएँगे। किंतु बड़ी बात ये है कि ऐसे ही एक बार हाई कोर्ट के भी मन में आया था कि तुम कैसे पोस्टर लगा दिए। बाबा अगले कुछ दिन बाद गए सदन में, एक नियम बनाया, बोला ये लो अब बन गए नियम। पहली बात कि संविधान में जो 4 डेमोक्रेसी के स्तंभ है, उन सबका अपना अपना रोल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर लाइन क्रॉस करेगा और विधानमंडल और कार्यपालिका में इस प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, तो एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यह कहना चाहिए कि ओके ऐसा है माय लॉर्डशिप, अब आप ही आपने तो एक बार कह दिया था कि चुनाव आयोग भी हम तय करेंगे, तो आप लोग तो चूंकि कॉलेजियम से आते हैं, तो एक काम कीजिए, इसी प्रणाली से अब आप लोग प्रधानमंत्री तय कीजिए, आप मुख्यमंत्री तय कीजिए। मतलब इस देश की जनता के ऊपर वोटर चुनाव इतना पैसा क्यों व्यर्थ हो भाई? इसकी तो आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि अब आप तय करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि अपराधियों का के मन में इस देश की न्यायिक प्रणाली पर कोई डर है उनके मन में। एक चूंकि बीइंग अ बिहारी, मैं बिहार की चीजों को लेके आता हूं।
एक बिहार में क्रिमिनल पैदा होता है और सरेआम सड़कों पर तेजाब से नहला देता है बुची बाबू के 2 लड़कों को। शहर में सिवान की घटना है, दिन की घटना है, और बुची बाबू को न्याय मिलने में सर पता है तकरीबन 18 वर्ष लग जाते। अब तो वो नहीं रहे, अब वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया और जिसने वो किया था वो भी तिहाड़ में मर गया कोविड के टाइम में। तो बात समाप्त करते हैं। किंतु आप सोचिए, जहां पर नेताओं का रसूख इतना ज्यादा है कि वो अपने हिसाब से पुलिस को, न्यायिक व्यवस्था को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, तो यही सब हो। अभी रिसेंटली समाजवादी पार्टी के नेता, अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे ना अखिलेश यादव की डीएनए चेक करा लो, तो कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो गया है। अब बताइए योगी जी क्या करें? योगी जी तो वही करेंगे, और इस देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाएगा। मैंने अपने जीवन काल में 2004 से राजनीति को समझने का लगातार जो प्रयास किया है, मैंने योगी आदित्यनाथ जी जैसा अभूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर देखा नहीं है, क्योंकि उनकी शैली को लोग कॉपी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारना है, और सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा सर? विधानमंडल को बर्खास्त कर देगा? योगी आदित्यनाथ की जगह पे कोई अपना नया सीएम कैंडिडेट प्रेजेंट करेगा? कुछ नहीं होना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी और ये पूरा का पूरा सिर्फ इसीलिए है ताकि वो जो इकोसिस्टम, जैसे मैंने कहा 1 महीने पहले बौखलाया हुआ है। अयोध्या में जब बुलडोजर चला था ना, तो आप देखिएगा ओमकार सर, ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया था, संविधान की हत्या है। और जब मध्य प्रदेश में चल गया तब तो खैर वो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई अब इस मॉडल को, योगी जी का मॉडल कोई एक स्टेट तक सीमित नहीं रह गया। अगर नहीं रोका गया योगी जी, तो ये महाराष्ट्र से लेके हर जगह होगा, महाराष्ट्र में भी हुआ। तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है अपराधियों को सबक सिखाने का, और ये चलेगा जी। वीरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन तय करेगा, जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, और कोई दोषी हो तो भी घर नहीं गिरा सकते। आप इस ऑब्जर्वेशन को या आप इस दिशा निर्देश को किस तरीके से देख रहे हैं? जो आप कह रहे हैं वो ओरल ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर मेरे सामने है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कई पिटीशन आई हैं जिसमें ये ग्रीवेंसेस है कि जो लोग आपराधिक घटनाओं में अक्यूज्ड हैं, उनकी अचल संपत्ति को डिमोलिश किया जा रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस पोजीशन को चुनौती दी है और डिस्प्यूट किया है, और ये कहा है कि जो भी अचल संपत्तियां हैं वो जो स्थापित कानून की धाराओं के तहत ही उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैन बी डिमोलिश्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। और इसके बारे में यूपी गवर्नमेंट के गृह विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी ने एफिडेविट फाइल की है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन एफिडेविट फाइल्ड बाय इट। हम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट फाइल की है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर में है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पैन इंडिया बेसिस पर कुछ जो इसके बारे में चिंताएं आई हैं और जो कंसर्न फाइल किए गए आए हैं, हम उसके बारे में गाइडलाइंस बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो सारी पार्टीज इस मुकदमे में हैं, वो मध्य प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल नचिकेता जोशी को अपने अपने सुझाव भेज दें, और ताकि वो संकलन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एडवर्स, कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। एक तो ये बात है स्टैंड। और जो बात आप कह रहे हैं वो टीवी चैनल्स में रिपोर्ट किया गया है, वो कोर्ट का ओरल ऑब्जर्वेशन तो हो सकता है,
लेकिन वो इंटरिम ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के डेमोलिशन के जो पिछले 4 सालों में जो भी कार्रवाइयां हुई हैं प्रदेश में, और चूंकि इसमें पिटिशनर जमाते वो जमीयत उलमाए हिंद है, जो देवबंदी मौलानाओं का संगठन है, देवबंदी वहाबियों का, तो यहाँ पे तो जब मुसलमान होता है तो उसका विक्टिम कार्ड की फैसिलिटी तुरंत चालू हो जाती है, और वो हिंदुओं को हमेशा जो है डिफेंसिव पोजीशन लेने पे मजबूर करता है। उसकी ये कोशिश हमेशा रहती है कि और जिसको वामपंथियों की भाषा में कहा जाता है गैस लाइटिंग, कि हम ही को बताओ हमारे इधर में सारी कमियां हैं और सारे अपराधी हम हैं, और आप तो केवल जो पिछले 1000 साल से जो यहाँ पे हमले हुए और जो लूटपाट हुई और ये जो आदमखोर भेड़िए आए पश्चिम एशिया से और सेंट्रल एशिया से, वो तो गुलाब का फूल लेके आए थे और बस और प्यार का नगमा गाते हुए आए थे, और यहाँ पे उन्होंने कुछ मस्जिदें बनाई और कुछ मीनारें बनाई, कुछ महल बनाए, कुछ ताजमहल बनाए और चले गए, और गंगो जमन तहजीब हमको जो है दे गए बोनस में। तो ये सब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई तीखी भाषा नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस बात से सहमति जताई है कि जो भी डिमोलिशन हो that should be done only as per the prescribed provision under the law। जो तीन बातें जो है उसके अधीन ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो 3 बातें हाईलाइट की जा रही हैं मीडिया में वो ये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, केंद्र का जवाब भी है। कोर्ट के जो कमेंट हैं वो ये हैं, हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। करेंगे ये भी नहीं कहा है, कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। तीसरी बात, किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्यूनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया। यह केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, तुषार मेहता की तरफ से जवाब दिया गया। तो अगर इलीगल है किसी का तो उस पर तो नोटिस दे करके बिल्कुल गिराने का हक है। अगर मेरी आप आगे तो मैं एक बात जोड़ दूं उसमें। एक बाबा जी हैं गाजियाबाद के, यति नरसिम्हानंद क्या नाम है उनका, उन्होंने एक हरिद्वार में 2 साल पहले एक बैठक की और उन्होंने उसको विश्व हिंदू परिषद की तरीके से नाम दिया धर्म संसद, और वहां भड़काऊ बातें की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया और बहुत ही कड़ी गाइडलाइन जारी की और सारे राज्यों से कहा कि कोई भी हेट स्पीच का क्राइम हो तो आप तुरंत जो है इसके बारे में संज्ञान लें और मुकदमा दर्ज करें। आज 2 साल हो गए और 2023 में 2024 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन ने, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव ने, जगदम्बा प्रसाद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने, तेजस्वी यादव ने, एक उनके विधायक ने, यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, भगवान राम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही गंदी फिल्दी भाषा में, गाली की भाषा में बात की है। और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोरोना वायरस, डेंगू, एड्स, मलेरिया क्या क्या बताया और कहा इसका हमें समूल नाश करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कभी आज तक तमिलनाडु सरकार को यह बताने की याद नहीं आई कि हमारी गाइडलाइन है कि इसको हेट क्राइम मानते हुए आप तुरंत कार्रवाई करें। तो ये अब फिर कोई ऐसी गाइडलाइन जारी कर देगी सुप्रीम कोर्ट कि अगर वो तमिलनाडु में और अगर बंगाल में गिराया जाएगा तो हम संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन अगर यूपी में गिराया जाएगा तो हम मुख्यमंत्री को उल्टा टांग देंगे। तो कुछ इसी तरह की गाइडलाइन फिर से आ जाएगी। अच्छा अभिषेक जी, ये जमीयत उलेमा हिंद ही क्यों वहां पर जाती है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के? क्या वो ये शो करना चाहते हैं कि अतिक्रमण अगर किसी के गिराए जा रहे हैं या किसी के घर गिराए जा रहे हैं तो केवल मुसलमानों के गिराए जा रहे हैं? ये नवाब सिंह यादव क्या थे जिनके अवैध अतिक्रमण पिछले दिनों गिराए गए? ऐसे तो कई कम्युनिटी के लोग हैं जो अपराधी थे या जिन्होंने कुछ जघन्य अपराध किए थे और बुलडोजर वहां भी चले हैं।
सर एक कड़वी बात बताते हैं। हम लोग जो घर बनाते हैं ना मोस्टली पश्चिमी यूपी में तो नहीं, लेकिन अवध रीजन में, पूर्वांचल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में मेजरमेंट होगा ना, भले एक हाथ ही सही, भले 5 उंगली ही सही, वो निकल जाएगी सरकारी भूमि। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो रोक। अब आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि जमीयते उलमा हिंद ने ये क्यों दिखाने का प्रयास किया। सबसे अधिक समस्या अभी मैंने कहा ना कि जो मध्य प्रदेश में जो योगी मॉडल पे बुलडोजर गिरा है, जिसमें उसमें गाड़ियां तक रौंद दी गई हैं बुलडोजर से, पूरे देश के सभी मुसलमानों ने खूब उस पे ट्विटर पे हंगामा मचाया, क्योंकि सबको पैसा देता था। और इनकी फंडिंग के सोर्सेस तो ऐसे ही नेता है ना, अमानतुल्लाह खान हो गए, या जो अयोध्या में जिसने जघन्य अपराध किया वो आदमी, ये सब वही है ना, ये सब डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, ये कौन लोग हैं? ये लोग समाज में मुस्लिम दबंगई के जो है ना फेस बने हुए हैं। इससे उनको कंफर्ट मिलता है मुसलमानों को कि देखो हमारे बीच एक ऐसा मुसलमान है जिससे हिंदू भी खौफ खाते हैं। अब आप बुलडोजर चला के रातों रात उसका खौफ समाप्त कर देना चाहते हैं, जो इतने परिश्रम से, इतने मेहनत से। मुख्तार अंसारी वाला पूरा प्रकरण देखिए, कौन डरता है आज? कोई डरता है? मऊ में एक समय था जब आप लोग तो देखे होंगे, AK-47 लेके जीप में साहब चल रहे थे, समाप्त हो गया वो डर। तो मोदी या योगी, या इस वक्त अगर आप ये कहें कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने जिस प्रकार से अपने मुख्यमंत्रियों को खुला छोड़ रखा है कि ठीक है हम गुड करेंगे, आप बैड करना, हम बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रवक्ता आपको डिफेंड कर लेंगे, आप खुल के हिंदुत्व पे काम करो, राष्ट्रवाद पे काम करो, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं बोलने वाला। तो अब आप देखिए कि 5000 से अधिक मजार जो है बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए उत्तराखंड में। ये कोई मामूली नंबर थोड़ी ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचिए कि ये बुलडोजर सिर्फ मजारों पे चला नहीं, जमीयते उलेमा हिंद के छाती पे चला ये, क्योंकि वो जो इंक्रोचमेंट का इनका मॉडल था वो ध्वस्त हो गया। अभी वीरेंद्र सर बता रहे थे 2 वर्ष पहले की खबर, द्वारका में एक जगह है, टापू है बेट द्वारका, वहां पर 250 मजार उग गए थे। हमारे यहाँ तो जैसे कुकुरमुत्ता जैसा एक होता गुजरात है, में सब साफ किए गए हैं वो। हाँ सही कह रहे तो हैं। बेट द्वारका में 250 मजार उग गए थे। अब उनको उसमें था क्या, कोई हड्डी, कोई ढांचा थोड़ी ना था, वो ईंट पत्थर था, सबको डिमोलिश किया गया बुलडोजर से। तो ये कहां, ये जो डिमोलिशन हुआ ये तो उनकी छाती पर चला ना, ये जो मॉडल है, तो इसकी तकलीफ है सर जी। वीरेंद्र जी, एक राहुल गांधी का मैं ट्वीट देख रहा था। ये ट्वीट था इनका, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बन देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। आगे भी इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूं साहब। सवाल भी है और ये मेरा दर्द भी है। 58 साल तक इस पार्टी ने देश पर शासन किया है और ये देश केवल मुसलमानों का तो नहीं है, अल्पसंख्यकों का तो नहीं है। और इस देश में अगर शांति है, सद्भावना कहीं है, अगर सब मिलजुल करके रह रहे हैं, तो इसी बहुसंख्यक आबादी के जो अपने संस्कार हैं, जो उनको विरासत में मिली हुई सद्भावना है, शांति है, संतुलन बनाए रखने की जो एक वो है उनकी आदत, उसकी वजह से है। बांग्लादेश में अभी हाल में हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, जिस तरह की क्रूरता बर्बरता हुई है, वो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देती है। इस ट्वीट में एक बार शब्द आया इकबाल,
ये कौन सा इकबाल, वो जो जॉली एलएलबी फिल्म में इकबाल कादरी, वही तो नहीं है ये? नहीं नहीं सर, ये मुस्लिम लीग की वो परिकल्पना पटकथा लिखने वाले इकबाल हैं। नहीं नहीं, वो जॉली एलएलबी फिल्म में एक इकबाल कादरी है जो मुसलमान है, लेकिन वो ब्राह्मण बना हुआ है, कोर्ट में पेश होता है, फिर वो मान लेता है कि नहीं वो इकबाल कादरी ही है, और वो ब्राह्मण नहीं है, हिंदू नहीं है। वो महामृत्युंजय मंत्र भी सुना लेता है, आधा आधा अधूरा, आधा गायत्री मंत्र भी वो जानता है। खैर, अब पता नहीं कौन से इकबाल की बात हो रही है। आप अगर कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें, आजादी के बाद का, आजादी के पहले का, कांग्रेस की हमेशा स्ट्रैटेजी ये रही है, छोटे छोटे वोटर के समूहों को टारगेट करो, उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करो, और उनको ये बताओ कि तुम्हारी रक्षा हम ही कर सकते हैं, और जो डोमिनेंट ग्रुप है उसको इग्नोर करो, लेकिन उस इलीट क्लास का जो क्रीम है उसको अपने साथ रखो, जैसे तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, पांडे को अपने साथ रखो, और बाकी ब्राह्मणों को गाली दो, और उनको प्राइम पोजीशन में रखो, ताकि लोगों में भ्रम रहे कि ये सब हिंदुओं की पार्टी है। और टारगेट करो दलित को, जनजाति को और मुसलमानों को, और इनमें जो है असुरक्षा की भावना पैदा करो, और इनको और ये बताओ कि हम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, तो मुसलमानों को अगर बीजेपी से बचना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है, वो किसको वोट देंगे? उनके पास एक ही विकल्प है, कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस वहां भी जो है मुसलमानों को ऐसा दिखाती है कि जैसे ये कोई गुजरात के मुसलमान ना हो गए, बांग्लादेश के हिंदू हो गए, ये बड़ा अत्याचार इनके ऊपर हो रहा है। तो पूरे देश में संदेश जाता है कि साहब देखो जो है बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का ड्राइवर, माली, धोबी सब शायद सब उनका मैका गाजा में है, तो प्रियंका गांधी के 6 ट्वीट आ जाते हैं गाजा के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल के अत्याचार के बारे में। लेकिन अभी वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कोई कहता है लड़की हूँ भाग सकती हूँ, अभी तक उनका एक ट्वीट बंगाल के बारे में नहीं आया। इतनी भयानक घटना हुई है, और लगातार घटनाएं ऐसी बंगाल में हो रही हैं जहां महिलाओं के खिलाफ, और विशेषकर डॉक्टर और नर्सेस के खिलाफ जो है जो अपराध हो रहे हैं, ऐसा हीनियस क्राइम तो पूरे भारत में कभी हुआ नहीं। तो कांग्रेस अपनी उसी स्ट्रेटजी के अनुसार चल रही है कि जो छोटे छोटे जाति समूह हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, जनजाति है और मुस्लिम है, इनको डराओ, इनको टारगेट करो, और इनमें ये भाव पैदा करो कि तुम्हारी रक्षा केवल हम कर सकते हैं, बाकी जो मुख्य धारा के वर्ग हैं, सवर्ण हिंदू हैं, इनको किनारे करो, इनको इग्नोर करो, इनसे कुछ नहीं होगा। और कांग्रेस ने देखा है कि इसी रणनीति के बल पर उसने उत्तर प्रदेश में देश में राज किया। यूपी में कांग्रेस जो है 1947 से 1989 तक लगातार सत्ता में रही, बाद बीच में 2 साल जनता पार्टी के छोड़ने 78-79 के, और केवल उसका वोट बैंक कौन था? ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। बाकी उसने कभी भी जाटों को, गुजरों को, यादवों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी उसने जो है सत्ता के पास पटकने नहीं दिया। तो कांग्रेस उसी स्ट्रेटजी पे चल रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और जब जो शिवसेना है, जिसका नाम अब औरंगजेब सेना हो गया है, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तो महाराष्ट्र में साधुओं को पीट पीट के मार डाला गया। कौन सा स्थान है, पंढरपुर या पालघर में हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, और भी कई घटनाएं हुई, कभी कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया। और कांग्रेस की सरकार रहते हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए, कभी प्रियंका गांधी वहां दिखाई नहीं पड़ी, एक बार बंगाल नहीं गई। और आजकल केरला में जो है फिल्म इंडस्ट्री में सेक्स स्कैंडल को लेकर के रोज खबरें आ रही हैं, पहले पन्ने पे छप रही हैं, कांग्रेस के किसी नेता का आज तक बयान नहीं आया। और नहीं, उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिन्होंने लगाया था आरोप, कांग्रेसी नेत्री ने, उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। और जो गंदगी केरला में उठी है, अब उसकी आग आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है, कर्नाटक में भी आ रही है। केवल तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री पाक साफ है, और जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है, इससे स्लीजी वर्ड, इट्स रियली ए स्लीजी वर्ड, गंदी दुनिया है। तो ये जो इनका सेलेक्टिव आउटरेज है कि हम इस मुद्दे पे तो हम अपने कपड़े फाड़ेंगे, और अगर बांग्लादेश में कुछ होगा तो हम चुप रहेंगे, हम अपनी आंखों में पट्टी बांधने जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं है। तो कांग्रेस का तो ये केवल अपना
वोट बैंक ओरिएंटेड जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमेशा रही है और वो आज भी है। और उनको लगता है कि हम 7 अक्टूबर 2021 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब से हम मोदी को लगातार गाली बक रहे हैं। जब से मोदी पीएम बने हैं तब से लगातार मोदी के खिलाफ हमने घृणा का अभियान छेड़ रखा है। उसका हमको लाभ मिल रहा है, हमारी सीटें 99 हो गई, राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बन गए। तो उनको लग रहा है कि हमें इस स्ट्रैटेजी से लाभ मिल रहा है, आवर स्ट्रैटेजी इज पेइंग डिविडेंड्स। तो वो ये जो उनका घृणा का अभियान है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और जो जाति जनगणना है और जो उनके गुरु हैं क्रिस्टोफर जेफरले, जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कई साल से इंडिया में रह रहे हैं, कि ये जाति जनगणना के पीछे उनके मन में कोई दलित और पिछड़े वर्ग की जातियों का कोई उत्थान या कल्याण नहीं है। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है हिंदुओं को जाति में खंड खंड करो, जाति में बांटो, उसके बाद और जाति में बांट करके 40% वोट पे कब्जा करो, सरकार बनाओ और उसके बाद मौज मारो। इसीलिए योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो लोगों को योगी जी के बयान को, कांग्रेस की जो खतरनाक और घृणा से भरी जो राजनीति है भारत के लिए और हिंदुओं के लिए, कांग्रेस की इस राजनीति के संदर्भ में लोगों को, हमारे इस देश की जनता को योगी आदित्यनाथ जी के बयान को समझना चाहिए। उसका संदर्भ ये है, योगी जी कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए या 10 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हो रहा है उसको जीतने के लिए ये बयान नहीं दे रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव में अगर बीजेपी को एक भी नहीं मिलती है तो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये 10 सीटें अगर जुड़ जाती हैं तो भी कोई जो है बहुत इजाफा नहीं होने वाला। बीजेपी सरकार की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और जो स्टेबिलिटी है वो वैसी ही रहेगी जैसी आज है। तो योगी जी के बयान को नैरो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ना देख करके वाइडर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह की घृणा फैला रहे हैं। और जो उन्होंने घृणा अभी फैलाई है मार्च अप्रैल मई में इलेक्शन के दौरान, तो ये कोई राहुल गांधी ने पहली बार नहीं कहा है, ये लगातार चलेगा। आप देखते रहिए, अभी हरियाणा का चुनाव है और उसके बाद झारखंड का चुनाव है, फिर महाराष्ट्र का चुनाव है, फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है। तो ये सिलसिला, और हमारे देश में चुनाव कभी थमता नहीं है। आप देखिए आने वाले 5 सालों में हर साल चुनाव हैं, 2 राज्यों में, कहीं 3 राज्यों में, कहीं 5 राज्यों में। तो ये सिलसिला राहुल गांधी का चलना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए, ये राहुल गांधी का, कांग्रेस का जो घृणा का अभियान हिंदुओं के प्रति और सनातन धर्म के प्रति है, ये बिल्कुल वही है जो आजादी के पहले से लेकर नेहरू के जीवन काल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी भारत के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, ये वही कम्युनिस्ट गद्दार लोग हैं जो 1962 में चाइना में ने जब हमला किया था तो ये चाइना का स्वागत कर रहे थे और ज्योति बसु कलकत्ता में फूलों की माला लिए खड़े हुए थे कि साहब जो है वो बस जो है लाल सेना आ रही है और ये पूरी नेहरू की सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। तो कॉन्टेक्स्ट बड़ा वाइडर है, उसमें देखना चाहिए ये सारी बातों को। जी वीरेन जी, ये तो खैर मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो बर्बरता हुई है, क्रूरता हुई है, अत्याचार हुआ, अभी भी जारी है। अभी भी वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हिंदू हैं या दूसरे जो महकमे हैं वहाँ पर जो प्रमुख पदों पर है, जबरन उनसे रेजिग्नेशन लिखवाए जा रहे हैं और ये जबान नहीं खोलते ये लोग। मोईद खान अगर घेरे में आता है 12 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में, जबान नहीं खोलते ये लोग, बल्कि डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। अभी अभिषेक जो चर्चा कर रहे थे कि डीएनए टेस्ट भी हो गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और नवाब सिंह यादव जो है उसका डीएनए मैच कर गया है। तो जरा अभी जबान खोल दें। और एक और घटना अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय घट रही है, मैं जरा दर्शकों से भी साझा कर लूं और आप लोगों से भी एक टिप्पणी ले लूं। घटना ये है, संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं। इनको 15 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। अभी तक बंगाल पर केवल राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था, उसके बाद से अब आएगा। नहीं, अब डेमोक्रेसी खतरे में आएगा सर, अब आएगा। तो ये चीजें जो हैं, ये कलेक्टिव तौर पर जो ये कमेंट करते हैं
और सेलेक्टिव तौर पर जो ये गुस्से दिखाते हैं जब हम बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का एक और ट्वीट आ गया। देखिए, ये बुलडोजर नीति पर कह रहे हैं कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत के योग्य है। इन शब्दों का ऐसी कोई प्रयोग तो टिप्पणी नहीं है। ऐसी टिप्पणी तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं की जैसी ये ना। कर रहे हैं। देखिए राहुल, प्रश्न जब ये है 2000 कि सर्वोच्च जी, जी, न्यायालय जी। क्या राहुल गांधी को पनिश करेगा इसके लिए? सीधा मैं घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ना जानता सर। ये मामला तो भैया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का हो गया। जो बातें उन्होंने नहीं कही, वो इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कर रहा है इस देश में। ये तो दंगा कराने की प्लानिंग हो गई भाई। ये क्या चाहते हैं इस देश में लोग? लीडर ऑफ ऑपोजिशन यही तो करना चाहते हैं ना इस मामले में, कि सरकार के प्रति विद्वेष में आकर के मॉब जो है वो खड़ा हो जाए। जस्ट बांग्लादेश के जैसा वही प्लान चल रहा है। दिन रात वही करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बार बार इसको एक्सपोज कर रहा हूं जो डीप स्टेट कर रहा है ना इस समय। आजकल जो देखिए, केजरीवाल के ओमकार सर, केजरीवाल के सर पर से डीप स्टेट ने हाथ हटा लिया। अब कांग्रेस इकोसिस्टम, कांग्रेस फंडेड एनजीओ और सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंसर्स जो प्रो कांग्रेस है, उनको तो यूएस एम्बेसडर्स बुला रहे हैं भैया यहां पर इंडिया में। उन्हें बोलने को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी को भारत में बचाएंगे। अच्छा, भारत की डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोगों को, पहले आरजे साइमा को, फिर आकाश बनर्जी को मौका दिया गया। ऐसे नंबर कई लोग हैं, लेकिन इसके पीछे का मूल कारण मैं जानता हूं, वो कैसे करते हैं, वो फंक्शन कैसे करते हैं। और ये राहुल गांधी लगातार प्रोवोक करने वाला काम कर रहा है। सबसे पहले सरकार की कमी है। सुप्रीम कोर्ट से इस देश की केंद्र सरकार पूछे, तुम नेशनल हेराल्ड केस पे डेली सुनवाई करो, तुम्हारे पास बहुत काम आ गया। अब देखिए, संदीप घोष अरेस्ट हो गए, बधाई हो। कपिल सिब्बल के पास एक और केस जाएगा, अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाएगा, ये बड़े बड़े वकील जाएंगे उनको अब छुड़ाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो इन सब चीजों में व्यस्त है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड की सुनवाई करे। फिर देखिए, दरअसल बीजेपी एक चीज में लैग कर रही है। बीजेपी 2014-2019 में राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी, और राहुल गांधी को जैसे आप काउंटर करेंगे ना, पूरा इंटायर कांग्रेस लॉबी जो है वो किसी भी मुद्दे को छोड़ छाड़ के वो राहुल गांधी को डिफेंड करने लगेगा। फिर वो आपसे नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसका पूरा एनर्जी जो है वो राहुल गांधी को डिफेंस करने में चला जाता है। यहां उल्टा हो रहा है, कुछ भी बोलना है, मिस इंडिया इस कास्ट की नहीं बनी है, लो ये भी ट्वीट कर देते। अरे भाई, बनी है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं ट्वीट करूंगा, मैं फेक न्यूज ट्वीट करूंगा। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मेरी वैल्यू प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है, ये स्थिति पहुंचा दी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं आप लैग कर रहे हैं, उसको भी ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। आप तेवर तो दिखाइए, आप योगी आदित्यनाथ जी जैसा विल पावर तो लेके आइए, सब ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र जी, इनकी भाषा अगर गौर से देखें, जरा दोबारा पढ़ते हैं इसको। भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति, इन्वर्टेड कोमाज में है ये, पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की
रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। ये बेहद गंभीर भाषा का, आपत्तिजनक भाषा का यूज किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की तरह भारत को भी बदनाम करने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश है। ये तो काम कर ही रहे। ये देखिए, ये शब्द आडंबर और शब्द जाल से भरी हुई एक पोस्ट है, रेटरिक एंड जार्गन। और ये इन्होंने नहीं बताया कि भाजपा की बुलडोजर नीति, ये क्या कोई ऐसा कोई बिल पास हुआ है यूपी असेंबली से या संसद से, कोई ऐसा कानून है, ये भारत सरकार की या यूपी गवर्नमेंट की कोई ऐसी नीति है जो 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 कैबिनेट ने अप्रूव की हो और संसद ने अप्रूव की हो। ये नीति कौन सी नीति की बात कर रहे हैं, कहाँ है ये नीति? और ऐसा कोई तो एडवर्स रिमार्क, कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक डेट तय कर दी अगली सुनवाई की, और केवल इतना कहा है कि सारी पार्टीज कंसर्न नचिकेता जोशी को अपने अपने सुझाव भेज दें ताकि हम पैन इंडिया गाइडलाइन को फ्रेम कर सकें। तो ऐसा भाजपा ने क्यों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यूपी गवर्नमेंट से कि बुलडोजर के बारे में आप ये करो, आप ये ना करो? वो तो उनकी मौखिक ऑब्जर्वेशन है। और जो इंटरिम ऑर्डर तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। मैंने अभी आपसे कहा कि राहुल गांधी का ये घृणा का अभियान ऐसे ही चलेगा आने वाले 5 साल तक, 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये ऐसे ही चलेगा। और ये बीच में घटता बढ़ता रहेगा। अगर हरियाणा में सरकार बन गई बीजेपी की तो 2 दीदी हल्का हो जाएगा। अगर फिर सरकार बन गई महाराष्ट्र में तो और हल्का हो जाएगा। और कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि अगर हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई तो गुजरात के गिर जंगलों का जो शेर है वो दिल्ली में वापस आ जाएगा। जो अभी आपको शांत लग रहा है वो पूरे अपने रौद्र रूप में वापस आ जाएगा। तो ये जो है ये ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। इसमें कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन लोगों को कांग्रेस का जो खतरनाक गेम है ये समझना चाहिए, और भाजपा के नेताओं को ये समझना चाहिए, राहुल गांधी बालक बुद्धि नहीं है। राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी के देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का 10 साल से कांग्रेस प्रयास कर रही है। एक निर्वाचित सरकार को वो शपथ लेने के अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार सरकार की विश्वसनीयता पर, स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अल्पमत की सरकार है, ये कमजोर सरकार है, ये सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार गिर जाएगी। लगातार ऐसी बातें कह करके जनता के मन में अविश्वास का भाव बैठाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि मोदी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, अब वो 56 इंच का सीना नहीं रह गया है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसके बाद जो है सारे विपक्षी दलों के होठ सिल गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसकी आलोचना करें। जो पुराने वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, जो आजकल कॉलमिस्ट हो गए हैं 10 साल से, कल उनका लेख छपा है संडे को हिंदी अंग्रेजी अखबारों में, आप जरा पढ़ लीजिए। वो बाल की खाल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आलोचना का बिंदु उनको मिला नहीं है। एक और अखबार निकलता है अंग्रेजी का, उसका नाम तो हिंदू है लेकिन वो जिहादी अखबार है पूरी तरीके से, उसने भी बहुत लंबी चौड़ी खबर छपी, आप पढ़ लीजिए। तो यूपीएस के आ जाने से, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के आ जाने से विपक्ष के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा छिन गया है। और ये देश की जनता इतनी भोली है कि कांग्रेस में राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो उसकी कुल बजट है, कुल आय है, उसकी दुगनी फ्री की योजनाएं उसने अनाउंस कर दी। आज वो सरकार दिवालिया हो गई है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम और हमारे मंत्री 2 महीना वेतन नहीं लेंगे, राज कर्मचारियों को वेतन नहीं बट रहा है। उन्होंने भी कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर देंगे, और वही हाल होने वाला है तेलंगाना में, और वही हाल हो गया है कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता केवल आज की घटनाओं के बारे में जनता वो खबरों के महत्व को समझती है। भारत में किसी भी विषय की महत्ता को समझने के लिए उसके दीर्घकालिक संदर्भ में देखना आवश्यक है। बिना संदर्भ में अगर आप नहीं देखेंगे तो किसी भी राजनीतिक घटना में आपका कहाँ हित है कहाँ अहित है ये कभी आप समझ नहीं सकते। तो राहुल गांधी जो है वो देश के लिए केवल वो अहित ही कर सकते हैं,
और लार्जर पब्लिक, जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हर विषय को, उनके हर बयान को, उनके ट्वीट को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, वरना कोई आपने अभी द हिंदू का नाम लिया, तो मैं आपको एक तथ्य से अवगत कराता हूं, दर्शक भी देखें। द हिंदू की ही कटिंग को लेकर के राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। तो आजकल ये द हिंदू को ही कोट कर रहे हैं। हाँ, वो ये तो पूरा वामपंथी अखबार है। आप दोनों जुड़े और आप दोनों ने इतना समय निकाला चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।